हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक का तमाम क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, कुछ घंटे का वीडियो है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। HDFC बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC का विलय 1 जुलाई 2023 को हुआ है? NBFC आंसर होगा HDFC। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC। HDFC अलग कंपनी थी और HDFC बैंक एक अलग है, ठीक है। तो अब दोनों का मर्जर हो गया, दोनों अब एक हो गए हैं 1 जुलाई 2023 से, और इसी के साथ देश की पहली होम फाइनेंस कंपनी यानी HDFC का वजूद खत्म हो गया है, यानी उसका विलय हो गया है HDFC में। दोनों के बीच भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा विलय हुआ है। इसकी कीमत लगभग 44 अरब डॉलर बताई जा रही है, ठीक है। एक साल पहले यानी अप्रैल 2022 में मर्जर की घोषणा की गई थी दोनों के द्वारा, लेकिन अब काफ़ी वक्त लगा और उसमें आखिरकार 1 जुलाई को दोनों का मर्जर हो गया है। तो क्या अंतर है HDFC और HDFC बैंक में? तो HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। वो घर, दुकान, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज देती है, जबकि HDFC बैंक जो है वो बैंकिंग के सारे काम करते हैं। तो इसमें सभी तरह के कर्ज जो हो गया है, खाता खुलवाना, FD, ये सब ट्रांजैक्शन ये सब हो गया। तो अब दोनों को में मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। HDFC के विलय के बाद HDFC बैंक बाजार मूल्य यानी मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का कौन सा वहाँ बड़ा बैंक बन गया? तो आंसर होगा इसका चौथा बड़ा बैंक बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक बार ये भी देख लीजिए। बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? आंसर होगा इसका HDFC बैंक ने बनाई है जगह, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। दुनिया के जो टॉप 10 बैंक हैं उसकी कीमत की वैल्यू से, मार्केट वैल्यूज़ की को देखते हुए उनमें अब HDFC इंडिया का शामिल हो गया है। पहले इंडिया के कोई बैंक नहीं थे टॉप 10 में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार मूल्य, उसके नज़रिए से ये दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बताया जा रहा है। ये मिंट हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का एक अखबार है, उसका ये कहना है, और भी कई न्यूज़पेपर्स का कहना है कि ये दुनिया का चौथा बन गया है। तो 1 जुलाई 2023 को विलय के बाद HDFC बैंक ने ट्वीट करके भी कहा कि भारत का नंबर 1 प्राइवेट बैंक अब दुनिया के जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शामिल हो गया, ठीक है। एक बार मैं दिखा दूं कौन कौन से दुनिया के बड़े टॉप 10 बैंक हैं जो फाइनेंशियल कंपनी है, उन सब की बात करें। JP मॉर्गन नंबर 1 पे चल रही है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना सेकंड पे है, बैंक ऑफ अमेरिका थर्ड पे, फोर्थ पे HDFC बैंक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, हालांकि ये जून 2022 के आधार पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो न्यूज़ भी आपने देखा। और अब इस बात को इसमें समझते हैं कि भारत के 5 सबसे बड़े बैंक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 अब हो गया है HDFC बैंक, 14.74 लाख करोड़ वैल्यू है उसकी। सेकेंड स्थान पर है ICICI बैंक, थर्ड पोजीशन पे है SBI जो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। वो अगर तमाम बैंकों में कहेंगे इंडिया के प्राइवेट और सरकारी मिलाकर तो थर्ड पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से आगे दूसरे और बैंक देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों का मर्जर हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। विलय की वजह क्या है, क्यों दोनों के बीच में विलय हो गया है, यानी HDFC जो है HDFC बैंक में क्यों विलय कर लिया? देखिए, सरकारी बैंकों और न्यू एज फिनटेक कंपनियों के बीच जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, उस दौरान ये महसूस हुई कि मर्जर किया जाए, ठीक है। विलय के बाद सिंगल यूनिट कंपनी हो जाएंगे तो इससे उसका बैलेंस शीट बहुत बड़ा हो जाएगा और बाज़ार में उसका दमखम बहुत ज़्यादा दिखेगा। HDFC बैंक की अब कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर हाउसिंग लोन भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसके जो बैंक के ग्राहक हैं उनको उन तक लोन देने के लिए, हाउसिंग लोन देने के लिए सीधी उसकी पहुँच हो सके। ग्राहकों पर क्या असर होगा? तो कोई असर बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है ग्राहकों पर।
HDFC से जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो अब HDFC बैंक के ग्राहक बन जाएंगे और वहाँ उनको लोन चुकाना होगा। नियम शर्तें EMI वैसे ही रहेगा पहले की तरह, ठीक है। कर्मचारियों पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है और दोनों के कर्मचारी हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एक कंपनी के तौर पर काम करेंगे। तो HDFC बैंक के चेयरपर्सन कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है और इसका PDF अवेलेबल है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब टेक्स्ट, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान भी है और इसके जरिए आप 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का PDF भी अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और साथ में मेंबरशिप के साथ बहुत मामूली सी रकम है मेंबरशिप की, उसके साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, आंसर होगा PM प्रसाद, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का नया CMD नियुक्त कर दिया है इन्हीं को। और इससे पहले PM प्रसाद कहाँ पर काम कर रहे थे? तो कोल इंडिया की जो सहायक कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो कोल इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना हुई थी 1975 में और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? आंसर होगा राजेंद्र सिंह धट्ट, ठीक है। राजेंद्र सिंह धट्ट नाम है इनका, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा। इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया सप्ताह समारोह हुआ है उसी के दौरान लंदन में 28 जून को ये अवार्ड दिया गया। और इनके बारे में बताऊं, राजेंद्र सिंह धट्ट के बारे में, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक हैं। 101 ईयर उम्र है उनकी, 101। और ये अवार्ड उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी सेवा और उसके बाद जो ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गज हैं उन सबको मदद करने और एक संगठन उन्होंने बनाया अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ, तो उसको चलाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है। धट्ट के बारे में और बताऊं, 1963 में उन्होंने अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ की स्थापना की थी और तमाम लोगों को जोड़ा था, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, वो सब जो ब्रिटिश साम्राज्य में जब सैनिक थे उन सब का एक संगठन बनाया इन्होंने, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था राजेंद्र सिंह धट्ट का 1921 में इंडिया में। तो पॉइंट ऑफ लाइट ये जो अवार्ड है ये 1990 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो जॉर्जिया USA में, ठीक है। ये उनको दिया जाता है अवार्ड जो अपना जीवन दूसरों के लिए, दूसरे समुदाय के लोगों के लिए समर्पित करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? यहाँ पर महिला खिलाड़ी की बात हो रही है। आंसर होगा उमा छेत्री, ठीक है। तो नेशनल प्लेयर तो ढेर सारे हैं, इंटरनेशनल भी अंडर 20, अंडर 21 इन सब में तो खिलाड़ी हैं, महिला भी वहाँ की। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल भारतीय महिला टीम की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने जगह बनाई है। जुलाई 2023 में अभी जो लिस्ट जारी हुई है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, उनमें इनका नाम है उमा छेत्री का, ठीक है। और 21 ईयर की हैं, विकेट कीपर हैं, असम की पहली महिला क्रिकेटर हैं जो भारतीय महिला टीम के लिए चुनी गई है इंटरनेशनल खेलने के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वो अंडर 23 एशिया कप में शामिल हो चुके हैं इंडिया की ओर से, लेकिन पहली दफ़ा है जब इंटरनेशनल के लिए भारतीय महिला टीम में ये शामिल हो चुके हैं। इनके पिता जो है ना, इनका न्यूज़ भी दिखा देता चाहता हूँ, ठीक है। फोटोग्राफ ये रहा। इनके पिता असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में छोटे से कस्बे
बोको खात वहाँ के रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनके 2 भाई हैं जो कि बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, 2 और असम में ही रहते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन इन्होंने उस परिस्थिति के बावजूद एक मुकाम पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। और अगर हम देखेंगे कि इससे पहले कौन कौन से अवार्ड मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं 2023 में ही, तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स तो जीता उन्होंने इससे पहले, मतलब अभी ऑस्ट्रेलियन, उससे पहले कैनेडियन भी जीत चुके हों। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी उन्होंने जीता था, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी उन्होंने जीता था, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी उन्होंने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा अजित पवार। ठीक है, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो उन्होंने 2 जुलाई को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ उनके पार्टी के 9 विधायक उन सब ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो अब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अब ये बने हैं अजित पवार। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो अजित पवार जो हैं पहले शरद पवार के अंडर में लीडर थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम लीडर हैं और एक अलग धारा लेकर, जैसे शिवसेना से अलग एक धारा निकल कर आया था और उसके लीडर बने थे एकनाथ शिंदे, तो अब यहाँ पर वही स्थिति एनसीपी में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब शरद पवार और इनके बीच में पावर की जंग चल रही है कि किन के पास ये पार्टी रहेगी और किन के पास कितने विधायक हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, महाराष्ट्र आप मैप में देख रहे हैं कहाँ पर है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। आंसर होगा 1 जुलाई को। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है सतत विकास के लिए सहकारिता, कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और बात अगर हो कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है केंद्रीय, तो आंसर होगा अमित शाह। ठीक है, वो गृह मंत्री भी हैं अमित शाह और साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं। ओके, सहकारिता भारत में बहुत ही काफ़ी बेहतर काम किया है सहकारिता ने, और अमूल और इसके अलावा ढेर सारे सहकारी जो संगठन हैं वो सब उसके उदाहरण हैं। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था को और मजबूत करने में और देश की इकॉनमी को और मजबूत करने में कोऑपरेटिव्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उसके अध्यक्ष पद से जुलाई 2023 में किसने इस्तीफा दे दिया? 8 महीने पहले, इनका कार्यकाल समाप्त होने से 8 महीने पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया। आंसर का हर्ष चौहान। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पद से इस्तीफा दिया है। ओके, और वो कब बने थे अध्यक्ष इसके? तो 2021 में बने थे वो। और न्यूज़ रिपोर्ट में के अनुसार, तमाम द हिंदू और भी कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट हैं, उसके मुताबिक वन कानून को लेकर केंद्र सरकार से उनके मतभेद चल रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर काफ़ी विरोध जताया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ में टकराव हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये जो नियम है, कौन सा नियम है? वन संरक्षण नियम 2022, तो उसको रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि वे वन अधिकारों के प्रतिकूल उस पर प्रभाव डालते हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनके जो अधिकार हैं जंगल में, उन अधिकारों की कटौती करता है ये कानून, ये नियम। क्या नियम का नाम है उसका? तो वन संरक्षण नियम 2022। तो उसको लेकर मतलब टकराव चल रहा था और आखिरकार इनको इस्तीफा देना पड़ा है। सवाल होगा कि NCST की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में हुई थी। ठीक है, संविधान के धारा 338A के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के अधिकारों, हितों और उनके कल्याण की सुरक्षा के लिए काम करती है। पैनल के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं
और वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष का जो दर्जा होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, जबकि उपाध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर का होता है। और जो 3 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं इस कमीशन के, उनका दर्जा भारत सरकार के सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। उसमें भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर होगा ब्रजेश नवनीत। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो उनको जून 2020 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था WTO में भारत के राजदूत के तौर पर, और 28 जून 2023 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, मतलब बीत गया 28 जून को। लेकिन उसी दौरान केंद्र सरकार ने 9 महीने का कार्यकाल का विस्तार दे दिया, तो अब वो 31 मार्च 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। सवाल है क्यों विस्तार दिया गया है कार्य का। दरअसल 2024 में यानी अगले साल WTO की महत्वपूर्ण 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है, मिनिस्ट्रियल स्तर का, और ये वैश्विक व्यापार मंच है ये। तो उसमें भारत अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपने जो मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से रखना चाहता है। तो एक व्यक्ति जो कि पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसलिए उनको उनका कार्य विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो अगली जो मीटिंग होने वाली है मंत्री स्तरीय, वो फरवरी 2023 में होगी, आबू धाबी में, UAE में आयोजित होगी। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई थी 1995 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओकोंजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, उसका महानिदेशक दूसरी बार कौन चुना गया है। आंसर होगा क्यू डोंग्यू नाम है इनका। ठीक है, फोटोग्राफ ये रहा। तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO। तो उसकी 43rd सेशन हुआ, सत्र हुआ, उसी के दौरान क्यू डोंगियो को दोबारा डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई, तो FAP का जो मुख्यालय है रोम, इटली, वहाँ पर हुआ है 1 जुलाई को, और इनको फिर से नियुक्त किया गया है। पिछली बार ये 2019 में बने थे। ठीक है, तो 4 साल का कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा था अभी 2023 में, लेकिन फिर से इनको चुन लिया गया। चीनी नागरिक हैं, चीन के हैं वो। ठीक है, FAO जो है वो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल एजेंसी है, और ये सवाल हो सकता है कि FAO संयुक्त राष्ट्र के किस प्रिंसिपल ऑर्गन के अंतर्गत है। तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, तो उसके अंतर्गत है ये। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय रोम, इटली में है। दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उसको कल मैं कवर कर दूंगा। पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आया था, कुछ वजह थी, तो अब रेगुलर रहेगा वीडियो। ओके, कल देखिएगा और क्वेश्चन आपको बताएंगे। बाय।